सोचिए, एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा लगे। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, 100% सच है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे चौंकाने वाले इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा जाल जिसे दुनिया भर में फैले ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए बुना गया। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। तारीख थी 17 सितंबर 2024। लेबनान में दोपहर के ठीक 3:30 बज रहे थे। बाजारों में, लोगों के घरों में और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी अचानक हजारों पेजर्स एक साथ बजने लगते हैं। बीप बीप बीप, एक बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड अलर्ट। देखने में ये किसी आम रूटीन मैसेज जैसा ही लग रहा था, लेकिन सच तो ये है कि वो कोई आम मैसेज था ही नहीं। अगले ही पल हजारों आम से दिखने वाले वो डिवाइस एक ही झटके में बम में बदल गए। वो एक साथ फट पड़े। मंजर इतना खौफनाक था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों के हाथों में, उनकी जेबों में रखे डिवाइस अचानक से फट कैसे रहे हैं। इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब 9 साल की एक बच्ची फातिमा अपने पिता को उनका बचता हुआ पेजर देने गई और ठीक उसी वक्त वो पेजर ब्लास्ट हो गया। इस धमाके का नतीजा बहुत ही भयानक था। 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेबनान के सारे अस्पताल मरीजों से पूरी तरह भर गए। एयरपोर्ट पर तो दहशत का एक अलग ही माहौल था। डर के मारे लोग अपने फोन, लैपटॉप और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी निकालकर फेंकने लगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। द टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट रिवाइंड करते हैं अक्टूबर 2023 तक। 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिण की तरफ से इजराइल पर हमला किया। ठीक उसके अगले दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने उत्तर से यानी लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। और 11 अक्टूबर आते आते हिजबुल्लाह ने भारी तोपखाने और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। देखते देखते हालात ऐसे बन गए कि इजराइल एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध में घिर गया। अब यहाँ एक डेटा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 96,000 हिजबुल्लाह के लगातार हमलों और उनके 4 लेयर्ड मजबूत डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल को अपने उत्तरी बॉर्डर से लगभग 96,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर इवैक्यूएट करना पड़ा। इजरायली सरकार पर अपने ही नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित वापस लाने का बहुत भारी दबाव था। और सच कहें तो बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ एक बिल्कुल नए लेवल का इंटेलिजेंस गेम। सेल फोन का इस्तेमाल छोड़ना, द फेटल पिवट। आइए समझते हैं कि ये खतरनाक मोड़ कैसे आया। हुआ कुछ यूं कि इजराइल ने एक बहुत ही सटीक रणनीति अपनाई थी। वो पेगासस जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह कमांडर्स के मोबाइल फोन हैक कर रहे थे। लोकेशन ट्रैक करके गाइडेड मिसाइलों के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। मतलब मोबाइल फोन ही हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। इस खतरे को देखते हुए फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर एक बेहद ड्रामेटिक ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा, आप पूछते हैं कि इजरायली एजेंट कहाँ है? वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों के हाथों में मौजूद ये फोन है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तुरंत ही सभी को स्मार्टफोन पूरी तरह से छोड़ने का आदेश दे दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर सेलफोन की जगह पेजर्स को ही क्यों चुना गया? देखिए, सेलफोन को ट्रैक किया जा सकता है, उनमें जीपीएस होता है, वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है। लेकिन पेजर्स, वो तो पुरानी आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, मतलब इनमें सिर्फ मैसेज रिसीव किए जा सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं भेजा जा सकता। हिजबुल्लाह लीडरशिप को लगा कि पेजेस सबसे सुरक्षित और अनट्रैकेबल ऑप्शंस है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक कितनी बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए दुनिया भर में पेजर कंपनियों की तलाश शुरू की गई और आखिरकार एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर प्लेस किया गया। पूरे 5000 AR-924 मॉडल के पेजर्स का ऑर्डर। हिजबुल्लाह को लगा कि उन्होंने इजराइल की ट्रैकिंग से बचने का पक्का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन असल में अनजाने में ही सही, उन्होंने खुद अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन लिया था। और ये जाल था द ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी, ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसपैठ। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है यूनिट 8200 की। ये इजराइल की बहुत ही एलीट मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन है। इनका मेन काम ही है सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ट्रैक करना और उन्हें ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेना, ये इस यूनिट की खासियत मानी जाती है।
जैसे ही उन्हें हिजबुल्लाह के इस 5000 पेजेस वाले ऑर्डर की भनक लगी, उन्होंने अपना एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। यूनिट 8200 ने सप्लाई चेन का ये पूरा इल्यूजन कैसे क्रिएट किया, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में BAC कंसल्टिंग नाम की एक डमी कंपनी सेटअप की। स्टेप 2, उन्होंने ताइवान की एक जानी मानी पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो से उनका ब्रांड नाम इस्तेमाल करने का लाइसेंस ले लिया ताकि किसी को जरा भी शक न हो। और स्टेप 3, बहुत ही सीक्रेट तरीके से एजेंट्स के जरिए हिजबुल्लाह को यही BAC वाले पेजेस खरीदने के लिए ब्रोकर कर लिया गया। ये इंटरनेशनल वेब इतनी चालाकी से बुना गया था कि कोई भी धोखा खा जाए। हंगरी की BAC कंसल्टिंग असल में सिर्फ एक फ्रंट कंपनी थी। नॉर्वे की नॉर्ता ग्लोबल के जरिए 1.6 मिलियन यूरो का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन राउट किया गया। और ताइवान की गोल्ड अपोलो, वो तो बस एक अनजान ब्रांड लाइसेंसर थी जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके नाम के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा है। BAC की जिस CEO का नाम सामने आया, बाद में पता चला कि उसकी सारी डिग्रियां और क्रेडेंशियल्स भी फर्जी थे। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन सिर्फ भरोसा जीतने के लिए बुना गया एक मायाजाल था। इंजीनियरिंग द ट्रैप। चलिए अब सीधा डिवाइस के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये किया कैसे गया। एक नॉर्मल पेजर में पावर के लिए 2 बैटरियां होती हैं। इस ऑपरेशन में क्या किया गया, एक बैटरी को तो बिल्कुल वैसे ही रहने दिया गया ताकि पेजर नॉर्मल तरीके से काम करता रहे, लेकिन दूसरी जो करीब 20 ग्राम की बैटरी थी, उसे निकालकर उसकी जगह PETN नाम का एक बेहद पावरफुल विस्फोटक भर दिया गया। अब PETN की खासियत ये है कि इसकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा भी बहुत भयानक धमाका कर सकती है, और साथ ही इस एक्सप्लोजिव को दूर से एक्टिवेट करने के लिए डिवाइस के अंदर एक हिडन चिप भी लगा दी गई। अब पेजर्स के अंदर बम तो फिट हो गए, लेकिन उन्हें सही वक्त पर फोड़ना भी तो था। इसके लिए जो ट्रिगर चुना गया वो था एक एन्क्रिप्टेड मैसेज। 17 सितंबर को एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेजा गया जो देखने में बिल्कुल हिजबुल्लाह लीडरशिप के ऑफिशियल कोड जैसा लग रहा था। इस मैसेज ने डिवाइस के ट्रिगर को एक्टिवेट कर दिया। पेजर पहले जोर जोर से वाइब्रेट हुआ, बीप करने लगा। इस बीप की वजह से लोगों ने मैसेज पढ़ने के लिए उसे अपने चेहरे या शरीर के करीब ले लिया, और फिर अंदर की बैटरी हीट हुई और वो जानलेवा धमाका हो गया। द ब्रिंक ऑफ वॉर, द फॉलआउट अनफोल्ड्स। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये दहशत सिर्फ 17 सितंबर को पेजर धमाकों तक ही नहीं रुकी। ठीक अगले दिन 18 सितंबर को हमलों की दूसरी लहर आई। इस बार लोगों के हाथों में मौजूद वॉकी टॉकी फटने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये आईकॉम ICF-24 मॉडल के वॉकी टॉकी थे, जिनका प्रोडक्शन कंपनी ने 2014 में ही बंद कर दिया था। इसके बाद तो घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स में भी ब्लास्ट होने की खबरें आने लगी। टीवी, फ्रिज, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज से लोगों को खौफ लगने लगा। और तो और, लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी इन पेजर धमाकों में घायल हो गए। इस एक घटना ने इस पूरे मामले को एक बहुत ही सीरियस इंटरनेशनल एंगल दे दिया। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये इस बात का बहुत ही सीधा संकेत था कि इजराइल अब मिलिट्री एक्शन के अगले चरण और शायद एक ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, ताकि उत्तरी बॉर्डर के नागरिकों को वापस उनके घरों में लाया जा सके। और ये हमें आज के इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और चुभते हुए सवाल पर ले आता है। जब दुनिया भर में फैले हुए सप्लाई चेन्स में घुसपैठ करके हमारी रोजमर्रा की आम डिवाइसेस को ही एक जानलेवा हथियार बनाया जा सकता है, तो क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक टूल है या फिर कोई बहुत ही खतरनाक ट्रैप? इस खुफिया ऑपरेशन ने मॉडर्न सिक्योरिटी से जुड़े हमारे सारे भ्रम तोड़कर रख दिए हैं। इतना तो तय है कि अब अगली बार जब भी कोई डिवाइस अचानक से बीप करेगा तो यकीनन उसे एक अलग ही नजरिए से देखा जाएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को गहराई से समझते रहिए और सबसे जरूरी, सुरक्षित रहिए।